मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये बातों के ज़रिए बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप के बारे में कि हेल्थ चेकअप कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। टाइम नहीं है, टाइम निकाल कर वीडियो देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा है कि भाई पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप मतलब ये क्या सीन है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में है, उनको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो बातें मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको एक ही आर्टिकल्स में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल के साथ। सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको, कोई इन्वेस्टर्स ऐसा है जो आपको ये कहें कि हर साल मैंने 10 साल तक के मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, टाइम पर मैंने SIP किया, टाइम मिला एक्स्ट्रा मनी भी ऐड किया, और भी कुछ ऐसा मौका मुनासिब मुझे नज़र आया तो वहाँ पर मैंने स्टेप अप वगैरह भी किया, लमसम भी किया, एक ही फंड में, मतलब रेगुलेशन के साथ सब कुछ करता रहा अपनी पोर्टफोलियो में, उसमें 2-3 जो भी फंड्स हो उन फंड्स में, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अच्छा रिटर्न्स नहीं मिला या फिर वो रिटर्न्स नहीं मिला जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये बात मानने के लायक है? आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? सोचिए आप जो भी सोच रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं इस बात को 100% मानूंगा। क्यों मानूंगा? अब मैं आता हूं मेरे पॉइंट पे। क्यों मानूंगा? एक पोर्टफोलियो ऐसा है जहां पर हर तरीके से मतलब रेगुलेशन के साथ इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसकी वजह है कि उसका हेल्थ चेकअप नहीं किया गया बीच बीच में। तो यहाँ तक कि आपको बातें क्लियर समझ में आ गई होगी कि हेल्थ चेकअप क्यों ज़रूरी है पोर्टफोलियो का। अब इसका मतलब क्या होता है उस पर भी हम आएंगे। देखिए, जिस तरीके से इंसान के हालात बदलते हैं, इंसान की ज़िंदगी ऊपर की तरफ जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है, उसी तरीके से इंसान के हालात भी बदलते हैं, उसके साथ साथ उसके कंडीशंस भी बदलते हैं, रहने सहने के माहौल भी बदलते हैं। अब इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझिए कि आपको क्यों हेल्थ चेकअप करना चाहिए अपनी पोर्टफोलियो का। मान कर चलिए 2020 में आपने पोर्टफोलियो बनाया था, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले, समझ रहे हैं? तो आपने 2020 में जब पोर्टफोलियो बनाया था, उस वक्त आपके कंडीशन कुछ और थे। मान लीजिए कि उस वक्त आपके कंडीशन बहुत ही अच्छे थे, लेकिन 2024 में आकर आपके कंडीशन ख़राब हो गए। अब उस पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पर आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गया। लेकिन उसी को उल्टा कर लीजिए, मान कर चलिए 2020 में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ पर आपकी पोर्टफोलियो, वहाँ पर उस टाइम पे आपकी कंडीशन बहुत अच्छे थे, बाद में ख़राब हो गए, या फिर बाद में बहुत अच्छे हो गए, उस टाइम पे ख़राब थे। तो समझिए अब रिस्क प्रोफाइल बदल रहे हैं दोनों कंडीशन में। तो जो पोर्टफोलियो आपने पहले बनाया था पहली कंडीशन में, वो पोर्टफोलियो दूसरी कंडीशन में आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से नहीं है, उसके साथ वो नहीं मैच कर रहा है। तो सबसे पहली ज़रूरत तो यहाँ पर पड़ जाती है। दूसरी बात, वक्त के साथ इंसान के गोल्स भी चेंज होते हैं, इंसान के ड्रीम्स भी चेंज होते हैं। उस हिसाब से जब हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि भाई कुछ गोल होना चाहिए, कुछ ड्रीम्स आपके होने चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। वो भी टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारी जो पोर्टफोलियो है वो किस हिसाब किताब से बनी थी और अब हमारी पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? जब हम अपनी पोर्टफोलियो का एनालाइज करेंगे, जब हम अपनी पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करेंगे। मतलब क्योंकि पहले जो हमने फंड ऐड किए थे वो किसी और हिसाब किताब के थे, और अब जो हमें फंड ऐड करने हैं वो किसी और हिसाब किताब से। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है ना, अगर आप पोर्टफोलियो को चेकअप नहीं करते हैं, पोर्टफोलियो को एनालाइज नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चल पाती है कि कौन सा फंड आपकी पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये सारी ज़रूरतें हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको अपनी पोर्टफोलियो को एनालाइज करना चाहिए, या फिर यही इसी को दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि हेल्थ चेकअप करना चाहिए। अब बात आती है कि हेल्थ चेकअप जिस वक्त आप अपनी पोर्टफोलियो का करें, उस वक्त सबसे पहली, दूसरी, तीसरी चीज़ों का, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप उसका परफॉर्म चेक करिए। आपकी पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उनके परफॉर्म चेक करिए। परफॉर्म चेक करने के क्या तरीके हैं? उनके तरीके, सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपका जो भी, मान कर चलिए SBI का ब्लू चिप फंड है, उसका परफॉर्म आप चेक कर रहे हैं, या SBI स्मॉल कैप है तो उसका परफॉर्म आप चेक कर रहे हैं, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला तरीका ये है कि आप उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखिए। आप देखिए कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और सिंस इंसेप्शंस
कैसा रिटर्न्स दिया है, मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से कैसा रिटर्न्स दिया है, और इसके बेंचमार्क जो भी इंडेक्स है उसने कैसा रिटर्न्स दिया है। आप देखिए दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन में हर हाल में मैच करना चाहिए। अगर मैच कर जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन में तो क्या कहानी ख़त्म हो जाती है? कहानी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, उस कैटेगरी के जो भी दूसरे फंड्स हैं उनके रिटर्न्स के साथ आपको कंपेयर करके देखना है, उनके रिटर्न्स के साथ कंपेयर करना है और ये देखना है कि भाई अगर कोई दूसरा फंड है बेंचमार्क को, ये भी पहला फंड भी मतलब बेंचमार्क को बीट कर रहा है, दूसरा भी बीट कर रहा है, तो दूसरा कितने परसेंट से बीट कर रहा है और आपका जो पहला वाला फंड है ये कितने परसेंट से बीट कर रहा है। इन दोनों चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करके सबसे पहली चीज़ देखनी है। उसके बाद आपको दोनों के एक्सपेंसेस देखने हैं, ये तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि असल में एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो म्यूचुअल फंड आपसे ले लेते हैं, म्यूचुअल फंड एएमसी आपसे ले लेती है, तो इसका देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पर एक्सपेंस बहुत ही हाई होते हैं। जैसे रेगुलर प्लान में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिटर्न्स आपको उतना अच्छा मिला नहीं, रेगुलर प्लान में आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, ऊपर से एक्सपेंस हाई है, ऊपर से आपको रिडीम्पशन पे उसका टैक्स भी पे करना है, या कहीं अगर एग्जिट लोड वाला टाइम पीरियड में आपने रिडीम कर लिया तो वहाँ पर बहुत सारा नुकसान आपको हो जाता है। मतलब ये पता चला कि जितना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद देखिए कि जिस टाइम पे आपने 2 साल पहले, 1 साल पहले जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाया था तो आपको 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे पोर्टफोलियो को एनालाइज करते रहना चाहिए। लेकिन अगर लंबा टाइम गुजर रहा है, अगर कोई फंड ऐसा है जो परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, तब उसका क्या करना चाहिए, तो उसको देखिए आखिर रीज़न क्या है, क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना परफॉर्म करने की रीज़न क्या है, कारण क्या है। अगर आपको नज़र आता है कि कोई ऐसा टेम्प्रोरी कारण है तो कोई बात नहीं है, उसको आप अपने फ़ंड में मतलब पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़ंड है जो मतलब लंबे समय से परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है और बहुत ख़ास रीज़न है उसके परफॉर्म ना करने के, तो बिल्कुल ऐसा रीज़न नहीं है कि टेम्पोररी वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसे फ़ंड को आप अपनी पोर्टफोलियो से बिल्कुल हटा दीजिए। नहीं तो आप बिल्कुल रेगुलेशन के साथ सब कुछ करेंगे, उसके बावजूद भी आपका रिटर्न्स अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो वहीं पर तीसरी चीज़ जो आपको ये देखना है कि जिस फंड का सिलेक्शन, मानकर चलिए 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले जिस फंड का सिलेक्शन आपने किया था पोर्टफोलियो बनाने के टाइम पे, अब देखिए वो आपके गोल पीरियड, अगर टाइम के साथ आपके गोल्स मतलब चेंज हो गए तो आप देखिए क्या वो आपके गोल के लिए क्या वो सफिशेंट है। अगर है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो फिर भी उस कंडीशन में भी आप उस फंड को अपनी पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो फंड्स है एक एक करके उन सारे के जो है ना रिस्कोमीटर को ज़रूर चेकआउट करने की कोशिश करिए कि क्या अभी के कंडीशन जो भी है आपके, जो प्रेजेंट में आपकी कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से, उस रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उस फंड के मतलब जो भी रिस्क है वो मैनेज हो पा रहे हैं, वो मैच हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे कंडीशन के हिसाब से कम रिस्क है, मुझे और लेना चाहिए, तो बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पहले तो ये मेरे रिस्क के हिसाब से सही था लेकिन अब ये मेरे रिस्क के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, तो आप कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। या तो बिल्कुल ही उस फंड को आप बिल्कुल हटा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं, या नहीं तो वहाँ पर जो अमाउंट है ना इन्वेस्टमेंट करने के वो आप कम कर सकते हैं। ये दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। देख लीजिए आपके लिए सहूलत भरा कौन सा हो सकता है, जो सहूलत वाला है वो आप अपना सकते हैं। अब एक और भी लास्ट में जाते जाते एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कई मरतबा हम इन्वेस्टर्स को देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें और वो हफ्ता दिन के बाद अपनी पोर्टफोलियो को देखने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह मतलब डीपली देखने की कोशिश करते हैं और वो ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे को कितना अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। एक बात और, दूसरी पोर्टफोलियो से किसी और कोई और इंसान है जो उसका जानने वाला है, उसकी पोर्टफोलियो से जो कि साल 2 साल पहले निवेश करा या 5 साल पहले निवेश करा, और ये बंदा एक ऐसा इन्वेस्टर्स है जो 2 महीने 3 महीने पहले निवेश करा, उनकी पोर्टफोलियो से कंपेयर करने लगते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। आपको अगर कंपेयर करना है तो उसके रिटर्न्स को, उसके परफॉर्म को, जिन चीज़ों से मैंने कंपेयर करने को वीडियो में पीछे बताया है उन चीज़ों से कंपेयर करना है, न कि किसी दूसरे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो से कंपेयर करना है। देखिए पोर्टफोलियो से कंपेयर करना तो किसी भी हाल में और किसी भी कंडीशन में सही मैं मानता ही नहीं हूँ।
क्योंकि एक इंसान का रिस्क दूसरा इंसान का रिस्क ये अलग अलग हो सकते हैं। एक इंसान के साथ जो कंडीशंस होंगे उनकी लाइफ में, दूसरा इंसान का भी वही सेम कंडीशन हो, बहुत ही कम ही होता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस रहते हैं, कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर रहता है। तो इन चीज़ों को हम मान कर चलें, इसलिए किसी के पोर्टफोलियो से कंपेयर करने की कोशिश न करें। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि भाई आप हर महीने में, हर हफ्ते में क्या ज़रूरत है देखने की। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई 4 महीने बाद देखिए, लेकिन उसको इस नज़रिए, इस एटीट्यूड के साथ मत देखिए कि आप उसको एनालाइज कर रहे हैं और वहाँ से कुछ आप मतलब कुछ हरकतें करेंगे, वहाँ पर मतलब चेंजेस कुछ करेंगे, इस नीयत से मत देखिए। आप 6 महीने, साल भर पे उसको रिव्यू करिए और उसके बाद आप इस नीयत से, इस इरादे के साथ, इस एटीट्यूड के साथ आप रिव्यू करिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है या हकीकत में इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 6 महीने, साल भर ये एक टाइम पीरियड माना जाएगा कि अगर रियल में कुछ गलत हो रहा है या किसी का परफॉर्म अच्छा नहीं है तो बिल्कुल वहाँ पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, इस फंड को किसी दूसरे फंड से रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डिसीजन अगर आप महीने दिन में ले रहे हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स में ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सरासर गलत है। और देखिए, हमेशा आप ये मत सोचिए कि भाई मुझे जानकारी नहीं है, मैं कैसे एनालाइज करूँ अपनी पोर्टफोलियो को। आपको अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है ये तो आप जान ही रहे हैं कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। उसके बाद 2, 3, 4 बातें आप याद रख लीजिए जो मैंने आपको बताया है वीडियो में। आप उन बातों को याद रखिए, यकीन माने आप बिल्कुल प्रो लेवल का पोर्टफोलियो रिव्यू कर पाएंगे और ख़ुद ब खुद आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। अब देखिए, एक प्रॉब्लम और भी काफ़ी सारी पोर्टफोलियो में जो मैं देखता हूँ कि कई सारी पोर्टफोलियो ऐसी हमारे पास आती हैं जिनमें काफ़ी सारे फंड्स ऐड करने होते हैं। मतलब वहाँ पर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये निवेश किया गया होता है और फंड्स देखेंगे तो भाई 10-10, 12-12, 14-15 फंड रहते हैं। तो इतने ज़्यादा फंड पूरी मार्केट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पूरी मार्केट नहीं बनाना है आपको, अपनी पोर्टफोलियो बनाना है सर। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अब रही बात, कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं भाई यहाँ पर जो है ना डाइवर्सिफिकेशन मकसद होता है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मकसद जो है ना कहने का सर, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप बहुत सारे फंड ऐड करिए। यहाँ पर मतलब होता है कि अलग अलग इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करिए, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करिए। ये असल में डाइवर्सिफिकेशन होता है। पूरी मार्केट इकट्ठे करने का नाम डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। डाइवर्सिफिकेशन का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन तरीका होना चाहिए सर उसका। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगर आप इन बातों को याद रखें तो 100% अपनी पोर्टफोलियो को आप नेक्स्ट लेवल का रिव्यू कर पाएंगे और ख़ुद से कर पाएंगे। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी बात करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।